आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 विच इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर. ओके, इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर. देखो आपके सिलेबस में आप देखोगे तो सभी चैप्टर इसी तरीके से दिए गए हैं. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. तो उन्हीं सभी का सीक्वेंस, इसके आगे सारे वही चैप्टर्स हैं. और वो सब करने से पहले यहाँ एडमिशन में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसको रिलेटेड लेकर, रिकॉन्स्टिट्यूशंस के रिलेटेड. तो वो यहाँ पर अगर क्लियर हो गए कि आगे के 2-3 चैप्टर्स आपके पूरे क्लियर होने वाले, तो इसके बेसिस पर हमारे लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है. देखो आपको एग्जाम में एडमिशन के ऊपर 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, रिटायरमेंट के ऊपर 8 या डेथ 8, तो ऐसे पूरा 18 मार्क्स हमें पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन देकर जाता है. एमसीक्यू वगैरह पकड़ लिए तो 20 मार्क तो कहीं नहीं गए. तो ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है. एंड इसमें क्या क्या, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अकाउंट्स बनाने, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, हर एक चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे. ठीक है. सो जैसे नाम ही है चैप्टर का, क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. व्हाट डज दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन? इस रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है रे? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब है चेंज होना. रिकॉन्स्टिट्यूट होना मतलब चेंज होना. रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? चेंज ऑफ पार्टनरशिप. देखो जब पहला वाला चैप्टर था, जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसमें हमने पार्टनरशिप क्या होती है वो सीखा, राइट? पार्टनरशिप क्या होती है? when 2 or more partners or persons come together to carry out their business activities, they are agreed for all the terms and condition, and they made agreement among them, they are ready to share profit loss वगैरह. ऐसी जो बनती है उनको हम कहते हैं पार्टनरशिप. फर्म है ना, उनकी जो कंपनी बनेगी पार्टनरशिप, उनके बीच में रहेगी, वो रहेगी पार्टनरशिप. इंडिविजुअली वो पर्सन कौन रहेगा? एज अ पार्टनर रहेगा. ये हमने सीख रखा है, यस और नो, राइट? अभी हमें क्या समझाया जा रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है मतलब उस पार्टनरशिप में चेंज हो रहा है. हो सकता है ना, अभी जो 2 लोगों ने मिलकर फर्म बनाई है उसमें शायद कोई तीसरा ऐड हो सकता है. रिकॉन्स्टिट्यूट, अभी ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के रीजन क्या हो सकते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के रीजन क्या हो सकते हैं? बिजनेस में पार्टनरशिप में चेंजेस होने के रीजन क्या हो सकते हैं? कि पहले 2 लोग काम कर रहे थे, तीसरा आ गया, मतलब क्या हुआ? नया पार्टनर ऐड हुआ. एडमिशन की वजह से क्या हुआ? बिजनेस में चेंज आया. मतलब एक हम इसमें से समझ पा रहे, रिकॉन्स्टिट्यूशन किसके वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ एडमिशन, कि नया पार्टनर ऐड हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? बिजनेस में चेंज हो रहा है. और क्या हो सकता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन किस वजह से हो रहा है? कि पार्टनर अगर किसी रीजन की वजह से चला गया, तो वो रिटायरमेंट हो, या पार्टनर की डेथ हो गई, है ना, तो पार्टनर अगर रिटायर हो गया बिजनेस में, या पार्टनर की रिटायरमेंट हम बोलेंगे उसको, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं ना. पहले जैसा रहेगा क्या? वो बदल जाएगा, कि जो है वो चला गया, नया कोई आ गया, तो बिजनेस में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो इसी वजह से बिजनेस में या पार्टनरशिप में क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा. और एक रीजन हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, बिजनेस में चेंज आने का, पार्टनरशिप में चेंज आने का, क्या? तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी बदल सकता है. कि लोग, उन्होंने सोचा कि चलो पहले हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन अभी अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हो सकता है. और इस वजह से बिजनेस में क्या हो रहा है रे? चेंज हो रहा है. और इसी चेंज को हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. समझ में आ रहा है? जो पार्टनरशिप बनी गई थी ना, उसमें चेंजेस हो रहे. क्यों हो रहे? कोई नया आ गया, चेंज हो गया, कोई चला गया, चेंज हो गया, कुछ रेशो बदल गया, चेंज हो गया. ओके,
अभी ये चेंज होने के बाद हो क्या रहा है वो हमें ध्यान में लेना है। देखो, जैसे इमेजिन करके चलो, मान कर चलते हैं हम कि यहाँ पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर्स है, कि 2 पार्टनर कंसिडर कर लो, ए और बी, ये 2 पार्टनर है, ठीक है। ये दोनों मिलकर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, अच्छे से चला रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए इनको पैसे की जरूरत होती है ना, कि उनको क्या रिक्वायर है, कैपिटल की जरूरत है, कि बिजनेस को बड़ा करना है, दैट्स व्हाई दे नीड सम कैपिटल। या फिर बिजनेस में कुछ ऐसी स्किल्स चाहिए जो इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, ये सोच रहे कि अरे आपल्याला दोघांना पण हे येत नाही, ऐसे किसी को लाओ जिसको इसके बारे में पता है, तो कोई नया इसमें आ जाए तो अच्छा रहेगा। कि उनको किसकी ज़रूरत है, कोई नए स्किल्स की ज़रूरत है, अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो इसी कुछ रीज़न की वजह से वो क्या करते, तीसरे को लेकर आते हैं, है ना, कि नए पार्टनर को लेकर आ जाएंगे। तो वो जो नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा, उसको जब बिजनेस में आ जाएगा तो उसे हम कहते हैं एडमिशन। व्हेन न्यू पार्टनर कम्स इनटू द बिजनेस, दिस वी कॉल्ड एज एडमिशन। आ रहा है समझ में? तो क्यों किया जाता है एंटर? बिकॉज कैपिटल चाहिए, बिजनेस को बड़ा करना है तो लाया जाता है, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ कैपिटल लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है, अपने साथ नए स्किल्स लेकर आएगा जो उसका बिजनेस में फायदा होगा, है ना, समझ पा रहे हो? हाँ। लेकिन इसके पीछे हो क्या रहा है, आप ऐसे समझ कर चलो, खुद को इमेजिन करो इसमें। लेट्स अज्यूम कि आप ही ए हो, आप ही बी हो, या आप ही सी, आपके फॉर्म में ये सब हो रहा है, हमारी ही बिजनेस है, हमारा ही फर्म है, हमारी पार्टनरशिप फर्म है, ऐसे इमेजिन करके चलो, अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आपका ही बिजनेस है, किसका बिजनेस है? जो प्रॉफिट मिलेगा किसको मिलेगा? हाँ, तो पैसा मिल रहा है, क्यों फिर ऐसे वो कर रहे हो, है ना, आपको मिलना है ना, पैसा मिल रहा है, ठीक है। अभी जब हम बिजनेस करते हैं, जो पार्टनरशिप बनती है, तो इन पार्टनर्स के बीच में क्या बनता है रे? इनके बीच में क्या बनता है? एग्रीमेंट। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। कि रिटर्न एग्रीमेंट जो बनेगा उसी को हम पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जानते हैं। अभी हमें पता है कि ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कि जिसमें सारी चीजें मेंशन की गई है, वो पार्टनर का नाम, फर्म का नाम, उसका क्या रोल है, वो है ना, उसने कितना कैपिटल लाया, क्या रेशो है, ड्राइंग्स रहेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, सैलरी रहेगी, कमीशन रहेगी, बिजनेस में ऐड होने के बाद क्या करना है, ये होने के बाद, ऐसे सब 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 लिखा जाता है, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन, सब कुछ होता है। इनके बीच में क्या बनती है? पार्टनरशिप डीड। बट जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो क्या लगता है, ये डीड वैसे की वैसे ही रहेगी या चेंज करनी पड़ेगी? क्योंकि नया आया तो अपना हिस्सा, पहले प्रॉफिट शेयरिंग दो लोगों में हो रहा था, अभी कितने में? तीसरा आया तो 3 लोगों में करना पड़ेगा, है ना। या जो भी सैलरी, कमीशन है, जो भी सब कुछ पहले 2 लोग मिलकर कर रहे थे, अभी तीसरे को भी लेना है, तो सारी चीजें बदल गई, सारे टर्म्स कंडीशन हमें बदलने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? इस पार्टनरशिप डीड को बदलना पड़ेगा। जब नया पार्टनर एंटर हो रहा है तो सबसे पहला काम क्या है? ये पार्टनरशिप डीड बदल जाएगी, ये पुरानी डीड कैंसल हो जाएगी और नई वाली डीड या नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस नए एग्रीमेंट में रेशो भी नया बनेगा। तो देखो, इसमें रेशो नया बन रहा है। अभी यहां पर रेशो के लेते हुए 2 चीजें आ गई, कि जो पुराने पार्टनर है ए और बी, मान लो पहले ये इक्वली बांट कर ले रहे थे, मतलब इनका रेशो है 1:1, कि जो भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो रहा था। लेकिन अभी कौन आया? नया पार्टनर आया, इसको हम बोलेंगे एज अ न्यू पार्टनर, और ये पुराने हैं, इसलिए इनको कहा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये पुराने हैं। और अब भी आया बिजनेस में, वो हुआ न्यू पार्टनर। समझ रहे हो ओल्ड को न्यू? ओल्ड पार्टनर को हम एग्जिस्टिंग पार्टनर भी कह सकते हैं, कि जो पहले से ही थे, नया अब भी आया।
अभी इनका जो रेशो है वो अभी बदल जाएगा ना। जो इनका रेशो है जो पहले से चल रहा था, इस रेशो को हम क्या कहेंगे? ओल्ड रेशो। अभी ये एंटर करने के बाद कुछ तो नया बनेगा, उसे हम कहेंगे न्यू रेशो। क्या कहेंगे? न्यू रेशो। अभी कैसे निकालना है, क्या निकालना है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, कि न्यू रेशो कैसे फाइंड आउट करें। चलो अभी यहाँ पर ना और एक टर्म ध्यान में लो। मान लो अभी ये नया आने के बाद इनका न्यू रेशो बन गया 1:2 या फिर 3:2:1। इसको 3 इतना हिस्सा, 2 इतना, इसको 1 इतना हिस्सा, ऐसे मिल रहा है। ये नया रेशो बन गया। अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा तो पुराने वाले पार्टनर को दो चीजें हो रही हैं। एक तो वो सैक्रिफाइस करेंगे या फिर वो गेन करेंगे। गेटिंग? एक तो वो सैक्रिफाइस करेंगे या फिर वो गेन करेंगे। क्यों? क्योंकि रेशो बदल रहा है। अच्छा, ये सैक्रिफाइस क्या होता है? सैक्रिफाइस करना मतलब पहले ज्यादा हिस्सा मिल रहा था, अभी वो आने की वजह से मेरा हिस्सा उसको देना पड़ा, अभी मेरे को कम मिल रहा है, मतलब सैक्रिफाइस हो गया। कम हिस्सा मिलना, सैक्रिफाइस। पहले जो हिस्सा मिल रहा था, नया आया, रेशो बदल गया, बदलने के बाद मेरे को ज्यादा हिस्सा मिलने लग गया, क्या हुआ? गेन हुआ। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स। एक तो सैक्रिफाइस भी हो सकता है या फिर गेन। जनरली सैक्रिफाइस ही होता है ना। नया आया तो अपने हिस्से का उसको देना पड़ता है, तो वही जा रहा है ना, सैक्रिफाइस। जैसे चॉकलेट वाला एग्जांपल याद करो, मैंने एक बार बताया भी था आपको, है ना। आप एक चॉकलेट खा रहे हो, दो लोग मिलकर आधा आधा खा रहे, इसको आधा मिल रहा है, इसको आधा, तीसरा आ गया, ये लेते को भी ले ले। अपना हिस्सा क्या हो गया? कम हो गया ना, शेयर करना पड़ रहा है। हमें क्या करना पड़ा? अरे मुझे एक बाइट सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, अरे मुझे तो दो बाइट सैक्रिफाइस कर, हो सकता है ना। या फिर वो चॉकलेट ऐसी है, पूरी है, उसको 3 हिस्से किए तो किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिला, है ना। ऐसे भी हो सकता है। सो यहाँ पर पार्टनर शायद सैक्रिफाइस कर सकते हैं या फिर गेन कर सकते हैं। तो ये एक बात ध्यान में लो। और उसका रेशो कैसे निकालना है वो हम सीखेंगे, फॉर्मूलाज वगैरह है प्रॉपर, वो सब सीखना है हमें। इसमें और कुछ टर्म्स आपको समझ कर लेनी है कि व्हेन न्यू पार्टनर एंटर्स इनटू द बिजनेस, तब अरे उसको लिया ही इस वजह से लिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो बिजनेस में कुछ तो कंट्रीब्यूशन देगा। एक तो वो पैसा लगाएगा या स्किल्स लगाएगा, कुछ तो काम करेगा। अगर कुछ काम का नहीं है तो उसको लिया जाएगा क्या? क्योंकि ये सोच रहे किसके बारे में? प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफ कोर्स किसका बारे में सोचेंगे? प्रॉफिट के बारे में ही सोचेंगे। तो बंदा कुछ काम कर रहा तो ही लिया जाएगा, नहीं तो चल, है ना। तो वही बात है। तो जब बंदा आएगा, न्यू पार्टनर एंटर करेगा, तो अपने साथ वो क्या लेकर आता है? एक तो वो कैपिटल और उसके साथ साथ वो गुडविल। अभी गुडविल के भी कुछ टर्म्स कंडीशंस है कि कभी कभी गुडविल लाया जाता है, कभी कभी नहीं भी लाया जाता, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। बट जनरली पार्टनर अपने साथ क्या लेकर आता है? कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? कि वो जो बिजनेस में पैसा लगा रहे, तो वो मतलब बिजनेस में जो इन्वेस्ट कर रहे, क्या वो कैश की फॉर्म में होना चाहिए? कह रहे क्या वो खाली कैश ही होना चाहिए? क्या ये कैश भी हो सकता है या फिर काइंड यानी कि असेट के फॉर्म में भी हो सकता है। कि नया पार्टनर बोलेगा हाँ मेरी बहुत सारी जमीन पड़ी है, ले लो बिजनेस को यूज करने के लिए, असेट लगा दी। या उसने कोई मशीनरी लेकर आ गया, असेट लगा दी। तो कैपिटल कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। और गुडविल, चलो अभी बताओ मुझे गुडविल होता क्या है? गुडविल इज व्हाट? इट इज रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस, है ना। ये एक इंटेंजिबल असेट है, बिजनेस का रेप्यूटेशन है। अभी देखो कि जब गुडविल लाया जाएगा, अभी गुडविल के बारे में कुछ ऐसी कंडीशन है, गुडविल जो है ना ऐसे ही नहीं निकाला जाता, कुछ कंडीशंस पर ही निकाला जाता है। एक तो वो गुडविल परचेज किया तभी लिखा जाता है, या एडमिशन हुआ तभी किया जाता है, या रिटायरमेंट हुआ तभी किया जाता है, डेथ हुआ तभी निकाला जाता है। कुछ सर्टन कंडीशंस में ही गुडविल किया जाता है कैलकुलेट, अदरवाइज
नहीं होता। वो गुडविल वाले पार्ट में हमें ध्यान में लेना है। देखो अभी यहाँ पर हमें क्या समझाया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, यहाँ आप क्या क्या सीखोगे कि यस डिफरेंट फॉर्म्स कौन से होते हैं। ये एडमिशन होगा तो क्यों जरूरत क्या है भाई उस एडमिशन के लिए, कैपिटल कैसे लाया जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, गुडविल क्या है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करना, उसके मेथड्स क्या है, और जब रीवैल्यूएशन चेंज हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इसमें कौन से अकाउंट्स बनते हैं। तो इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, नई बैलेंस शीट बनती है, और इन सभी को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। ये हम सब डिटेल में सीखने वाले हैं। गेटिंग? देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, चेंज, हाँ, विच प्राइमरीली इन्वॉल्व्स चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। देयर इज चेंज इन एग्रीमेंट, उनका एग्रीमेंट बदल जाएगा, एंड which leads to change in the relationship between partners and change in the profit sharing ratio, और इसकी वजह से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बदल जाएगा। एंड चेंज इन द पार्टनरशिप क्यों हो रही है, ये टर्म्स से हो रही है। क्या टर्म है, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, है ना, कि द पार्टनर्स ऑफ द फर्म में डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ वन पार्टनर परचेसेस अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अनदर पार्टनर। ये भी हो सकता है, मान लो कोई नया नहीं आया, दो लोग हैं ए और बी, इन्हीं का बिजनेस चल रहा है, बट ये लोग पहले इक्वली बांट रहे थे, लेकिन ए ने बोला चल मैं तुम्हारा शेयर भी परचेस करना चाहता हूँ, कर लो, तो इसका शेयर बदल गया, तो अभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ऐसे कोई सिचुएशन हो सकती है। फिर वहाँ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और नया एग्रीमेंट बनेगा और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से काम चलेगा। तो ये एक रीजन है किस चीज का, रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का। और क्या रीजन है दूसरा, एडमिशन होना, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है, कि व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द बिजनेस, एंड वो अपने साथ क्या लेकर आता है रे, कैपिटल एंड गुडविल लेकर आएगा। फिर ओल्ड पार्टनर को एक तो क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करेंगे या फिर गेन, वो डिपेंड करता है, जनरली सैक्रिफाइस होगा। सो यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये एक रीजन है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, रिटायरमेंट होने की वजह से भी चेंज होगा ना, कैसे, इफ द पार्टनर इज रिटायरिंग, 3 पार्टनर है ए बी सी, इसने सोचा कि मैंने बहुत काम कर लिया, चलो अभी मैं निकल जाता हूँ, ये निकल गया बिजनेस में से, रिटायरमेंट ले ली, बचे 2 ही लोग, अभी चेंज हो गया ना, रेशो बदल गया, क्योंकि इसके हिस्से का भी अभी इनको मिलेगा, जो भी है चेंजेस हो रहे, तो किस वजह से हो रहे, रिटायरमेंट के वजह से हो रहे। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन किस वजह से हो रहा है, रिटायरमेंट के वजह से हो रहा है, कि वहां पर उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, एंड हीज शेयर इन द अदर रिजर्व्स ऑफ द फर्म विल बी पेड टू हिम, उसका जो भी हिस्सा है उसको दे दिया जाएगा, बाय बाय किया जाएगा, है ना। एंड ऑल पार्टनर्स, ऐसे कंडीशन में इन लोगों को क्या होगा, इसका हिस्सा भी अभी इन दोनों को मिलेगा, तो बेसिकली इनको क्या होगा रे, गेन होगा। जनरली एडमिशन में क्या होता है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, क्योंकि नया आया तो अपना हिस्सा उसको देना पड़ रहा है, बट रिटायरमेंट में जो है वही जा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर गेन कर रहे हैं। ओके, और बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह ही डेथ वाली भी सिचुएशन है ना। मान लो किस वजह से एक पर्सन की डेथ हो गई, तो अभी उसके जगह कोई नहीं है, एक तो उसका लीगल हेयर को उसका हिस्सा दिया जाएगा, या उसके जगह अगर कोई नहीं, फिर तो यहाँ पर जो बचे हुए पार्टनर वो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, राइट। और वहाँ पर इनको क्या होगा, बेसिकली ऑफ कोर्स रिटायरमेंट की तरह क्या होगा, गेन होगा। वही बात कही है कि पार्टनर इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ, तो उसके लीगल हेयर को पैसा या जो भी प्रॉफिट शेयर जो भी हिस्सा है वो दिया जाएगा। एंड देन प्रॉफिट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग मतलब जो बचे हुए हैं वो कंटिन्यू करेंगे, एंड उनको एग्रीमेंट पुरानी एंड होगी, नई बनेगी, नई दोनों के बीच में बनेगी, ऐसे रहेगा। तो इसको कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, कि बिजनेस में पार्टनरशिप में चेंज होना। चलो बताओ मुझे, पार्टनरशिप में चेंज क्यों क्यों हो रहा है, कब हो रहा है,
एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऐसे कंडीशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें स्पेसिफिकली एडमिशन की अगर हम बात करें, है ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो जैसे हमने सीखा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31(1) पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या है कि अ पर्सन कैन एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर को हम बिजनेस में ले सकते हैं, बट इसके लिए क्या होना चाहिए, जो सारे पार्टनर्स है, हाँ, जो ओल्ड पुराने जो जितने भी पार्टनर्स है, उन सभी की परमिशन, कंसेंट होना जरूरी है ना। ए और बी पार्टनर है और ये बी का फ्रेंड है सी, ये बी का फ्रेंड कौन है, सी। तो ए बी चाहता है कि सी को बिजनेस में ले ले, बट ए नहीं चाहता क्योंकि वो उसका दुश्मन है, हो सकता है तो ऐसे कंडीशन में क्या सी का एडमिशन होगा, नहीं होगा। तो सी का एडमिशन तभी होगा जब ये दोनों उसके लिए एग्री हो, है ना, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स एग्री है, उनकी कंसेंट है, देन ओनली वी कैन एडमिट न्यू पार्टनर, तभी उसको लिया जाएगा, है ना, कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, एंड न्यू पार्टनर विल ब्रिंग, क्या लाएगा रे वो, गुडविल लाएगा और क्या लाएगा, कैपिटल, हाँ, फिर इंजॉय करेगा आगे के फ्यूचर प्रॉफिट के शेयर मिलेंगे उसको फिर जैसे होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम यही सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। क्या ज़रूरत है एडमिशन की, जैसे हमने डिस्कस किया, क्या ज़रूरत है, एक तो फर्म को पैसा चाहिए, बिजनेस को एक्सपांड करना है ना, कैपिटल बढ़ाना है, या उनके स्किल्स यूज करने, बिजनेस का परफॉर्मेंस बढ़ाना है, इस वजह से वो नए पार्टनर को लेकर आते हैं। ठीक है, अभी जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा तो क्या लेकर आएगा, और गुडविल। ठीक है, अभी कैपिटल कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी सीखा हमने। तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, देखो, जो कैपिटल पार्टनर यहां पर लेकर आएगा तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी, कि व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल इनटू द बिजनेस, कि बिजनेस में क्या आया, एक तो कैश आई या फिर बैंक में पैसा आया, राइट, बिजनेस में क्या आया, कैश या फिर बैंक में पैसा आया। हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू किसकी तरह होना चाहिए, बिजनेस के। तो बिजनेस के हिसाब से सोचो, हमारे पास क्या आया, कैश या फिर बैंक में पैसा आया, ये क्या होगा फिर, डेबिट। टू, ये कौन लाया, कौन लाया, कौन सा पार्टनर, न्यू पार्टनर। टू, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझे, ये कौन सी एंट्री है, व्हेन पार्टनर, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल इन कैश और बैंक, बैंक में पैसे आए या कैश में आए तो ये एंट्री होगी। ठीक है, अगर यही वो एसेट के फॉर्म में ला रहा है तो, या काइंड के फॉर्म में, मतलब अलग कोई भी चीज लेकर आ रहा है तो, कैश बैंक आ रही है क्या, कोई तो एसेट आ रही है, मान लो मशीनरी आ गई, तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या कोई दूसरी एसेट हो गई तो एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेटिंग, आई समझ में जर्नल एंट्री। हाँ, तो इस हिसाब से उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो एंट्रीज लर्न करने की भी जरूरत ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। ध्यान दो, सी वही एंट्रीज यहां पर हमें दी गई है जो अभी हमने डिस्कस की, कि जब कैश लाई जाएगी एंट्री कैश और बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और जब पार्टनर असेट के फॉर्म में लाएगा तो असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से एंट्रीज होगी। ओके, चलो अभी हम बात करते हैं रेशोज की। यस, अभी ऑफ कोर्स जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि नया पार्टनर, अभी फिलहाल अभी हम सारी बातें एडमिशन की करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन देखा, हाँ उसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर सब हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडमिशन, कि एडमिशन के वक्त हो क्या रहा है, न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है।
और न्यू पार्टनर आने के वजह से इनका पुराना रेशो गया और अभी इन तीनों के या चारों जो भी है उनके बीच में अभी क्या बनेगा, न्यू रेशो बनेगा। क्या बनेगा, न्यू रेशो बनेगा। अभी ये न्यू रेशो कैसे बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या है वो हमें ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। और पुराने वाले जो पार्टनर है उनको यहाँ बेसिकली क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। कि as the new partner is admitted in the partnership firm, the profit sharing ratio of existing partners changes and there is need to calculate new profit sharing ratio and this ratio is calculated according to this formula। अभी वो formula क्या है देखो, इसके लिए new ratio के लिए न्यू रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होता है बैलेंस ऑफ वन। क्या निकालना है, बैलेंस ऑफ वन। तो सबसे पहले निकाला जाएगा बैलेंस ऑफ वन। अभी एक क्या है बैलेंस ऑफ वन, तो जस्ट हम अज्यूम करके चल रहे, मान कर चल रहे कि एक हिस्सा है और एक हिस्से में से हम नए पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे। ओके, तो बैलेंस ऑफ वन ऐसे करेंगे कि वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये उसका फॉर्मूला है। ये आपको ध्यान में रखना है कि बैलेंस ऑफ वन कैसे निकलेगा। बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल टू वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये इस तरीके से निकलेगा। अभी आप बोलोगे ये नए पार्टनर का शेयर, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि नया पार्टनर जब आएगा तो उसका क्या शेयर होगा, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन करके दिया जाता है कि ये 1/4 शेयर होगा या 1/5 शेयर होगा, 1/3 शेयर होगा, हाफ शेयर होगा, जो भी है आपको मेंशन करके दिया जाता है। और उसी शेयर के बेसिस पर हम क्या निकालेंगे, पहले बैलेंस ऑफ वन, सबसे पहली स्टेप। हाँ, लेट्स अज्यूम कि कोई नया पार्टनर आया, मानकर चलते 3 पार्टनर है ए बी, 2 पार्टनर ए बी, सी एज अ न्यू पार्टनर एंटर हो रहा है और ये अपना 1/5 इतना शेयर लेकर आ रहा है। कितना शेयर ला रहा है, लेट्स अज्यूम, ऐसे मानकर चलते। तो अभी बैलेंस ऑफ वन हमें निकालना है, कैसे निकलेंगे, बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल टू वन माइनस क्या है नए पार्टनर का शेयर, 1/5, ठीक है। अभी हमें इसको कैलकुलेट करना है। अभी कैलकुलेट करने के लिए इतना बड़ा मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक टेक्निक यूज करेंगे, है ना। क्या, इस 5 में से 1 को माइनस करो, कितने बचे, तो आंसर क्या आया, बस मैथ्स से करोगे, इधर डिनोमिनेटर नहीं है तो उसको लेकर चलोगे, कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है इंटू 5 करने के बाद भी यही आंसर आएगा। तो इतना लोड लेना ही नहीं है, हमें कहीं मैथ्स प्रूव नहीं करना है, मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है ये अकाउंट से, हमें बस आंसर चाहिए यहाँ पर, ठीक है। बस ये कभी काम आता है जहाँ 1 होता है तब, 2 रहेगा तो नहीं आएगा, नहीं तो बोलेंगे ऐसा सीखा है तो ऐसे हर जगह करोगे, ऐसे हर जगह नहीं होता है। यहाँ 1 रहा तभी होता है। क्या करोगे, 5 में से 1 को माइनस करोगे तो बचे कितने, 4, तो आंसर आया 4/5। ये क्या मिला हमें, दिस इज बैलेंस ऑफ वन। चलो पहली स्टेप ये होती है, समझ गए। फिर उसके बाद अप्लाई करना है न्यू रेशो का फॉर्मूला। क्या लगाना है, तो अभी इसका फॉर्मूला देखो क्या है, न्यू रेशो इज इक्वल टू, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ वन, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ वन। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट न्यू रेशो। गेटिंग, हाँ। अभी आप बोलोगे ओल्ड रेशो, तो ये ओल्ड रेशो भी हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। लेट्स अज्यूम कि इनका ओल्ड रेशो 1:1 है। क्या है, अभी हम निकालेंगे, न्यू रेशो निकालेंगे। इतने इन्फॉर्मेशन काफ़ी है हमारे लिए और इससे हम न्यू रेशो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अभी न्यू रेशो तो सभी का निकलेगा ना, ए का भी, बी का भी और सी का भी। सबसे पहले किसको लेते हुए चलेंगे, ए को लेकर चलते हैं। सो ए का ओल्ड रेशो क्या है रे, 1:1। हाँ, अभी रेशो के जब हम कैलकुलेशन में करेंगे तो इसको हमें फ्रैक्शन में लेते हुए चलना है।
तो ये 1:1 को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे आएगा? 1/2। इसका मतलब क्या है? ये 1 और ये 1 कितना हुआ? 2। तो 2 में से एक हिस्सा A का और वैसे ही 2 में से एक हिस्सा B का। समझ रहे हो? इनकी टोटल करते हुए चलना है, समझे? 1/2 1/2। सो व्हाट इज A का ओल्ड रेशियो? 1/2। अभी इंटू बैलेंस ऑफ 1 ऑलरेडी निकाला है, विच इज 4/5, राइट? करो इसका कैलकुलेशन। बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कोई टेंशन नहीं, सीधा ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन सीधा कर सकते हो। 4 1 4 एंड 5 2 10। आ गया आंसर। ये हुआ A का न्यू रेशियो। क्या हुआ? A का न्यू रेशियो। ऐसे ही किसका निकालोगे आप? हाँ, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ B? इट्स 1/2 ही है और इसका बैलेंस ऑफ 1 भी उतना ही है। आंसर आया। हाँ, दोनों का हो गया। क्या आपके पास C का ओल्ड रेशियो है? नहीं। तो आप बोलोगे ये कहाँ से लाए? कोई लाने की जरूरत नहीं है। देखो, ये जो होता है ना, आपको ये फ्रैक्शन आप समझ कर लो। 10 में से 4 इतना हिस्सा किसका है? 10 में से 4 इतना हिस्सा किसका है? 10 में से 4 A को गए, 4 B को गए, बच्चे कितने? हो गया C का। हाँ, C का रेशो कितना हुआ? 2/10। दैट्स इट। इधर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सो देयरफॉर न्यू रेशो विल बी, क्या हुआ यहाँ पर? 4:4:2। 4:4:2। अभी ये नंबर ऐसा है जिसको हम और भी छोटा कर सकते हैं ना, है ना? 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4। मतलब इसको हम 2:2:1 ऐसे कर सकते हैं। तो ये बन गया इसका न्यू रेशियो। समझे हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो? कैसे निकालना है? ये फॉर्मूला लगाकर। फॉर्मूला क्या है? बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। इस तरीके से आप इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो। जब आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए तब। अलग अलग वेज है फाइंड आउट करने के। अभी फिलहाल आप इतना नोट कर लो, फिर हम आगे का फॉर्मूला देखेंगे। नोट इट, ठीक है? तो इस तरीके से हम न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अभी क्वेश्चन में अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दी तो न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है, या इसके आगे भी सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, गेन रेशियो क्या है, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।